सो यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? ये हम लोग डिस्कशन चालू किए हैं कॉमन लॉ का। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं सबसे पहले, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो फिर हम लोग डिस्कशन को लेकर चलेंगे आगे क्विकली। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग फटाफट, जैसे कि आप लोगों को पता है, इंट्रोडक्शंस टू कंपनी पिछले क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े थे इंट्रोडक्शंस वाली चैप्टर से। अभी हम लोग हर चैप्टर से लगभग आधे घंटे समय बिताएंगे और इसे खत्म करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे, रुक रुक कर चलेंगे। सबसे पहले कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शंस जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग यहाँ पर एक चीज बता दें सर, इसमें क्या क्या होते हैं सर, फटाफट समझना। इस एक्ट में गाइज है ना 470 सेक्शंस पाए जाते हैं। सर क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है? आई डोंट नो, लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अबाउट न्यू कंपनीज एक्ट के बारे में तो आप ये सब जरूर लिखेगा। फिर लिखेगा 7 शेड्यूल, देर आफ्टर 29 चैप्टर। तो कुछ इस हिसाब से याद करना है, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल, 470 सेक्शंस। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। सर पहला सेक्शंस एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में बताता है। इंडिया में जितनी सारी कंपनीज है सबको ये कंपनीज एक्ट लगता है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर आपको समझना पड़ेगा ऐसे काफी सारे कंपनीज ऐसे भी हैं जो कंपनीज के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर तो फॉलो करते हैं, लेकिन वो स्पेशल एक्ट से भी गवर्न करते हैं। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से बैंकिंग कंपनी, जैसे आईआरडीए से इंश्योरेंस कंपनी। तो उनके जो स्पेसिफिक नियम है ना, वो उनको फॉलो करना पड़ता है वहां पे। ठीक है सर, इसके बाद फीचर्स ऑफ दी कंपनी आप सभी को पता होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, है ना। सेपरेट मतलब कंपनी अपना प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में किए थे, वीडियोस पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, डेफिनेटली कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, ये सारी बातें अब सिखा गया था। सर इस चैप्टर से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला होगा, ध्यान समझना। मैं अगर चैप्टर 1 से बात करूं, चैप्टर 1 जो आपके करिकुलम में है ना, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर्स के करिकुलम में, तो इसके हिसाब से चैप्टर 1 में आपको कुछ डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ के जाने पड़ेंगे। वो डेफिनेशंस क्या हो सकते हैं सर, किस किस चैप्टर्स, किस किस टॉपिक का हो सकता है? तो सर सबसे पहले आपको डेफिनेशंस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, ये तो पढ़ के जाने हैं। इसके डिफरेंसेस भी पढ़ लेने हैं आपको। यस और नो गाइस, इसके डिफरेंसेस भी पढ़ लेने हैं। बहुत सिंपल है सर। डेफिनेशंस वाली पार्ट में ना गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन जो अभी नया चल रहा है, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सुनो, तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन भी आपको पढ़ के जाने हैं। करेक्ट है। तो सर ये सब चीजों को लेकर हम लोग डिस्कशन में अपना आगे रखने वाले हैं। चलिए, तो सर स्मॉल कंपनीज, ये सुनो। इसके अलावा सर और क्या आ सकता है? एसोसिएट कंपनी, डोमेन कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। मेरी बातों को ध्यान समझना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये क्वेश्चंस मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था, फिर भी आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो क्विकली आज डेफिनेशन के पार्ट में, सर कंपनी को कितने पार्ट से बांटा गया? सर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी को 3 पार्ट्स में, एक होता है लिमिटेड बाई शेयर्स, एक होता है अनलिमिटेड कंपनी, एक होता है लिमिटेड बाई गारंटी। एक होता है क्या? लिमिटेड बाई गारंटी। तो सर एक चीज देखना है आप, है ना, 3 तरीके से। एक लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी लायबिलिटीज होंगे, है ना, ये सुनो, लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब क्या होता है? जो भी लायबिलिटीज होंगे किसका? मेंबर्स के। मेंबर्स के लायबिलिटी जो भी होंगे वो लिमिटेड होंगे, ओनली अप टू द unpaid amount of shares, only up to the unpaid amount of shares. So liability of members will be limited only up to the unpaid amount of shares. ये आपको समझ में रखना है अच्छे से। इसके अलावा लिमिटेड बाय गारंटी, स्टार्टिंग में एक गारंटी फिक्स कर लेते हैं कि अगर वाइंडिंग अप का सिचुएशन होगा, कंपनी बंद होगा, तो दे विल कॉम्पेंसेट, दे विल नो ब्रिंग, और उसको ऐड करेंगे, एसेट्स को बढ़ाएंगे, सो दैट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके। एंड अनलिमिटेड कंपनी, सो ये 3 काइंड ऑफ, अगर आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज एग्जाम पूछेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी 3 तरीके से बांटा गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, है ना, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, एंड अनलिमिटेड कंपनी। सो लिमिटेड बाई शेयर्स में क्या लिखोगे, वीडियोस को स्टॉप करके सुनना। इन दिस कंपनी, ऐसे लिख सकते हो, इन दिस कंपनी
liability of the members will be limited. In this company, liability of members will be limited. Yes or no? फटाफट एक लाइन काफी है. एग्जाम्पल्स, अगर अगर कंपनी का लायबिलिटी करोड़ों में है ना, बट है ना, शेयर होल्डर्स ने अभी तक सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है, ₹2.5 नहीं दिया, 7.5 दे दिया, 2.5 नहीं दिया, तो ओनली दैट अमाउंट इज नो लायबल टू पे, इसके ऊपर नहीं. सो मैंने एक बात और सिखवाया आपको कि लायबिलिटी विल बी ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स. लायबिलिटी विल बी ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स. आर यू थ्रू विद दिस? क्या बेटा ध्यान समझना, एकदम क्लियर है, एकदम अच्छा सा समझ में आ रहा है सबको? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी जी. जल्दी से बोलेंगे इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बोलेंगे बेटा इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट. चलो चलो चलो, आराम से चलते हैं, आराम से चलते हैं, फटाफट आ जाइए सब कोई. चलिए, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी. सर अनलिमिटेड कंपनी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अनलिमिटेड कंपनी में क्या लिखना है सर? लायबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड. जैसे पार्टनरशिप होता है वहां पे भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है. ठीक है, सो याद रखना. ठीक है, तो घर तक भी आपका नीलाम हो सकता है. तो ये सब चीजें हैं. आगे बात करते हैं. सर डेफिनेशंस ओपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइज. ओपीसी का डेफिनेशंस आप पढ़ के जाने वाले हैं. ओपीसी का डेफिनेशन आप पढ़ के जाने वाले हैं. 1 पर्सन कंपनी. 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है सर? सर या तो वो बंदा एक अपना ओपीसी खोल लेता है या दूसरे किसी ओपीसी में मैक्सिमम क्या रहता है? नॉमिनी रहता है. ये बात आपको याद रखनी है. ये सुनो सर, ये बात आपको याद रखनी है. तो सर इसके कुछ कंडीशंस है ओपीसी के, है ना, जैसे 1 पर्सन एज अ मेंबर, नो मिनिमम कैपिटल, ये कुछ फीचर्स है. बट जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है. कौन बना सकता है ओपीसी? ओपीसी बनाने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? पहले आप अगर एक इंडिविजुअल पर्सन हो वही खोलेगा ओपीसी, वी आर इंडिविजुअल्स, तो सर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए सर, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए सर. रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये बात याद रखना, है ना. आप सर मेजर होंगे, मेजर मतलब 18 साल से ऊपर होंगे. ये सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है. नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट, याद रखना, और वो पिछले साल 182 दिन इंडिया में रहा हो, इसलिए रेसिडेंट उसको बोलते हैं. ठीक है, ये सुनो. सेल बी एलिजिबल टू कॉर्पोरेट. सर ये जो क्राइटेरिया है, ये एज इफ की सेम है. इसके लिए सेम क्राइटेरिया नॉमिनी के लिए भी है बेटा. सेम क्राइटेरिया नॉमिनी के लिए भी है. सेम क्राइटेरिया नॉमिनी के लिए भी है. नॉमिनी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है. फिर से सुनना, नॉमिनी के लिए भी सेम 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 क्राइटेरिया है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात? चलेगा सर? यस. सर सबसे बड़ी कंडीशंस क्या है? ध्यान समझना. बड़ी कंडीशंस ये है कि ओपीसी ना इन्वेस्टमेंट वाली काम नहीं कर सकती है. ओपीसी, हाँ, ओपीसी इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर सकती. ओपीसी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती है ना, दूसरी कंपनीज में, जब तक कि कुछ इवेंट ना हो जाए. तो ये बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना. अब नो माइनर सेल फॉर्म ओपीसी, कोई माइनर ओपीसी नहीं बना सकता. ठीक है, याद रखना गाइस, है ना. और कोई भी ओपीसी सेक्शन 8 की काम नहीं कर सकती है. सेक्शन 8 जो चैरिटेबल के लिए है फॉर एग्जांपल्स, तो वो ओपीसी काम नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट में काम नहीं कर सकते, अपने आप को कन्वर्ट भी नहीं कर सकती है. कन्वर्ट कब करेगी पता है? जब जब सर वॉलंटरी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? वॉलंटरी कन्वर्ट तो नहीं कर सकती. वॉलंटरी कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा. लेकिन अगर किसी भी पल, किसी भी क्षण आपको ऐसा लगता है कि 50 लाख से ऊपर हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, या टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया, तब आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा एक प्राइवेट कंपनी में. तो सर ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी? हाँ, ओपीसी 1 पर्सन वाली प्राइवेट कंपनी है. 2 पर्सन वाली प्राइवेट कंपनी भी प्रावधान है सर, वो भी आप बन सकते हैं. लेकिन यहां पर आपको 1 पर्सन वाला कंपनी को छोड़ना पड़ेगा अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर है और टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है. तो ये आपको समझ में आ रही है.
तो ये आपको ओपीसी छोड़ना पड़ेगा। तो सर कुछ कंडीशंस आप एग्जाम में याद रखोगे, तो बहुत सिंपल से समराइज करते हैं ओपीसी के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या ओपीसी के लिए? सर नेचुरल पर्सन कैन बिकम ओपीसी। क्या नेचुरल पर्सन कैन फॉर्म ओपीसी? यस। नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। द सेम क्राइटेरिया इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। तो एक ओपीसी के लिए नॉमिनी भी चाहिए क्या? हाँ, एक ओपीसी के लिए नॉमिनी भी चाहिए सर। वेरी वेरी गुड, एक ओपीसी के लिए नॉमिनी भी चाहिए सर। एक ओपीसी के लिए क्या चाहिए? नॉमिनी भी चाहिए। सिंपल है, एकदम लिख लेगा। ये सुनो, और एक बंदा एक ही साथ एक ओपीसी का मेंबर बन के रह सकता और दूसरे किसी ओपीसी का नॉमिनी बन के रह सकता, उससे ज्यादा नहीं। सो अ सिंगल पर्सन कैन बिकम अ मेंबर एट द सेम टाइम ही कैन आल्सो बिकम मैक्सिमम वन नॉमिनी इन अदर ओपीसी। तो दैट इज द क्राइटेरिया। लेकिन जो चार मैंने इंपॉर्टेंट कंडीशंस बात की, माइनर वाला बात, एनबीएफसी वाली काम नहीं कर सकती, सेक्शन 8 वाली काम नहीं कर सकती है, और वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं कर सकती अपने आप को, 2 साल के बाद ही कर सकती है। सो ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरी टिल 2 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। लेकिन कुछ इवेंट ऐसा हो गया, कुछ इवेंट ऐसा हो गया, 2 इवेंट, 50 लाख और 2 करोड़, 50 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड करता है या 2 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड करता है, उन सिनेरियोज में आपको कन्वर्ट जल्दी से जल्दी होना पड़ेगा दूसरे प्राइवेट कंपनी में। हाँ ठीक है, वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया। तो सर ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। सर प्राइवेट कंपनी का डिटेल बहुत सिंपल है, मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल का, या हम उसके डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये सुनो, तो ये सब आप पढ़ लोगे। स्मॉल कंपनी है ना, क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। बीकॉम लेवल में मुझे लगता है आपको 440 ही लिख कर आना है, आपको 440 ही लिख कर आना है गाइस। हाँ, मेरी बातों को ध्यान समझना, 4 पेड अप शेयर कैपिटल और 40 यहाँ पर याद रखना टर्नओवर ही लिख कर आना। अभी हालांकि 10 और 110 हो गया है, लेकिन 440 ही आप लोग पढ़ के जाओगे, है ना, या दोनों लिख लोगे एज इफ करेंटली इट इज दिस 10 एंड 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीकॉम थोड़ा स्लो चलता है वहां पे। तो सर इन तीनों को स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है। स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी कैसे? बिकॉज उसका पेड़ थोड़ा कम है, टर्नओवर थोड़ा कम है, दोनों में के बुझे ना, कम है वो। तो याद रखना, इस एंड को अच्छे से पढ़ना। 2 क्राइटेरिया याद रखना भैया पेड अप शेयर कैपिटल का, not more than 4 CR और टर्नओवर नॉट मोर देन 40 CR। करंटली इट इज 10 CR एंड 100 CR। तो आप दोनों में कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो। लेकिन तीन बंदे, तीन कंपनी को हम स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दे सकते, चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, चाहे वो सब्सिडी कंपनी हो। तो होल्डिंग कंपनी मतलब किसी को होल्ड कर रखा है, बहुत बड़ी है। सब्सिडी कंपनी मतलब क्या बात कर रहे हो, सब्सिडी कंपनी है, हाँ ठीक है, नहीं देंगे। सब्सिडी कंपनी किसी और कोई इसको होल्ड करके रखा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी भाई, इसको तो हम स्मॉल का दर्जा नहीं देने वाले, और सेक्शन 8 कंपनी को भी नहीं देने वाले, ठीक है। स्पेशल कंपनीज, स्पेशल कंपनीज आपको LICI, इसको अपन काउंट नहीं करते इन सब चीज़ों में। तो भाई ये बहुत ही सिंपल बातें थी, याद रखना, और ये सब आप डेफिनेशन को पढ़ के जाओगे। सर गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है क्या? हमको तो लगता है भली भांति आ सकता है। तो गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? इसका दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन बोलता है भाई कि अगर गवर्नमेंट, याद रखना, गवर्नमेंट मतलब दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, है ना, किसी भी कंपनी का कितना ले ले कैपिटल, एटलीस्ट 51% ले ले बेटा, कितना ले ले, 51% किसी भी कंपनी का ले लेता है, कितना, 51% या उससे ज्यादा। तो कौन सा पेड अप शेयर कैपिटल, तो उस कंपनी को, मान लो उस कंपनी को भी क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ले ली है, मतलब उसके 51% पेड अप शेयर कैपिटल को हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी, सर मोदी जी और दीदी जी कोई भी, सर मोदी दीदी मिला के क्या, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। सो दैट इज द क्राइटेरिया टू दी गवर्नमेंट कंपनी। तो सर एक चीज हो गया। दूसरा डेफिनेशन बोलता है, दूसरा डेफिनेशन बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं भाई, बोलते दूसरा डेफिनेशन कि भाई ऐसा है कि एक तो तुमने बोल दिया गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा क्या बोला बेटा, subsidiary of government company is also, subsidiary of government company is also a government company, is also, याद रखना, is also a government company, is also a government company बेटा,
बहुत बहुत सिंपल है। याद होता जा रहा है क्या? कमेंट करना, फटाफट बताना यस और नो गाइस, करेक्ट है क्या? जल्दी से याद करता चला। गवर्नमेंट कंपनी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और टुगेदर विद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इन एनी काइंड ऑफ रेशियोज, है ना। हो सकता है 25% सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, बाकी 26% स्टेट ले ले। तो ऐसे इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। यस और नो, वेरी वेरी गुड। जल्दी से बोले बेटा। किसी को मन में डाउट, किसी का सर्दी खांसी बुखार, एनीथिंग दैट यू वांट तो प्लीज एक्सप्रेस। फॉरेन कंपनी पढ़ लीजिएगा। एंड सबसे अच्छा डोमेन कंपनी, डोमेन गवर्नमेंट पढ़ेगा, डोमेन कंपनी का डेफिनेशन भी पढ़ के जाएंगे आप। डोमेन कंपनी का डेफिनेशन भी पढ़ के जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी तक यहाँ पर 15 से 16-17 मिनट आपको दे दिया है, और मुझे यहाँ पर कुछ भी बताने की दरकार नहीं है। ये सुनो, चलिए अब सर चैप्टर 1 से ना और क्या पढ़ के जाना चाहिए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भी मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो सर और बताइए क्या करना है। सर सुनिएगा, एम सी ए 21 के बेनिफिट्स आप पढ़ के जाएंगे थोड़ा सा। बेनिफिट्स, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट है एम सी ए 21। एम सी ए 21 हमें काफ़ी कुछ देता है। क्या देता है सर? हमें सर कन्वीनियंट देता है, मतलब हम घर बैठे ही अपना फाइलिंग कर सकते हैं रिटर्न्स के, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी देता है सर। क्या देता है? ट्रांसपेरेंसी देता है सर। ट्रांसपेरेंसी समझते हो? ट्रांसपेरेंट है। जब भी किसी कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है, कंपनीज का जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो बेनिफिट ऑफ एमसीए का पॉइंट थोड़ा पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। ब्रीफ कंसेप्ट अबाउट एमसीए, इसका सर वेबसाइट है www.mca.gov.in, ठीक है। तो ऐसा एक वेबसाइट होता है, तो आप इसमें देख लेंगे। आपको दिखा दूं मैं यहाँ पर, ध्यान समझना मेरी बातों को। mca.gov.in दिख रहा है, mca.gov.in। तो आप यहाँ पे, अब इसके ना अलग अलग पोर्टल्स भी आ गए हैं अभी, है ना, V3 V2 एक्सेट्रा। तो ये एक नॉर्मल पोर्टल है, आप इसका एग्जाम में लिख सकते हो। तो इस पोर्टल के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कंपनीज के बारे में जान सकते हैं। कितनी सारी एक्टिव कंपनीज हैं बताओ ना, कितनी सारी एक्टिव कंपनीज है, कितनी सारी कंपनीज है ना, जो एलएलपीज के फॉर्म में है, मतलब कॉर्पोरेट है एलएलपी के फॉर्म में। कितने डायरेक्टर्स है, बोला अप्रूव्ड डीन हमारे पास इतने हजार डीन है, ठीक है। कंपनी कितनी बंद हो चुकी है अभी दिसंबर 25, तो बोला हजार एक 1100 के आसपास कंपनी बंद हो चुकी है। कंपनी कितनी इनकॉर्पोरेट हुई दिसंबर में, तो लोग बंद होने में फोकस करते हैं। भैया इनकॉर्पोरेट देखो, 8 गुना कम से कम कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है बंद होने के। तो भाई कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ये सुनो, एलपी इनकॉर्पोरेशन कितनी हुई है? 8 गुना। कंपनी इनकॉर्पोरेशन कितना हुआ है? लगभग 25 से 26 गुना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया इस वेबसाइट से बहुत ट्रांसपेरेंसी सीखने को मिलता है, और हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं, जानते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है। तो इससे अपन ये चीज़ यहाँ पे उतार सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, है ना, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल सा है और कन्वीनियंट है, ठीक है। तो बेसिकली स्मार्ट है, क्या है? स्मार्ट है, क्या है? स्मार्ट है, ठीक है। तो इस स्मार्ट का फुल फॉर्म खोज लीजिए और इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो सर मुझे ऐसा लगता है चैप्टर 1 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ खत्म कर लिया है सर। चलिए सर चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फटाफट आ जाइए सर। चैप्टर 2 में चले अपन, चैप्टर 2 में आ जाइए। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने से पहले आपको बता दें, इस पर टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला डिस्कशन हम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करना चाहते हैं, या इसमें दो तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। एक बन सकते हैं क्या मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का डिफरेंसेस क्या है, लिख दो। एक बन सकते हैं क्या मेमोरेंडम क्या होता है और इसके कितने क्लॉजेज होते हैं। बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है बीकॉम लेवल में, बहुत ही फेवरेट, बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। वापस सुनना मेरी बातों को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। सो एमओए किसको बोलते हैं, एओए किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। और एमओए एओए का डिफरेंसेस बन सकता है एग्जाम में। तो तुम्हें क्या करना है सर, इन दोनों का डिफरेंसेस को पढ़ लो, तो काफी कुछ तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा सर। एमओए क्या है सर? चार्टर डॉक्यूमेंट। क्या है चार्टर? समझ लो चार्टर मतलब कंपनी को गाइड करता है सर, कंपनी का स्कोप बताता है, कंपनी का पावर बताता है सर, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती है, ये कौन बताता है? ये बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
Articles of association. Articles provide rules and regulation that govern the internal management of the company. That govern the internal management of the company, sir. है ना? तो सर आर्टिकल्स जो बाइलॉज होते हैं जो कंपनी को ही गवर्न करते हैं। अच्छा, इसके सेक्शंस याद करना 256 25। तो एक 6 हटा दो तो एओए आ जाता है। मतलब 2 2 5 6 एमओए का सेक्शंस है, उसमें डिफाइन किया एमओए के किसको बोलते हैं, और 6 हटा दो तो सिर्फ ए ओ ए बचता है, याद रखना। इसमें क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं कंपनी के पावर्स, कंपनी के ऑब्जेक्ट, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती। कहाँ पे? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में मेरी बात ध्यान समझ में आ रही है कि नहीं? फटाफट बोलिए, आराम से बोलिए, एकदम सुनते जाइए, 2 3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। पहला डेफिनेशन क्या है? मेमोरेंडम जस्ट चार्टर डॉक्यूमेंट विच गाइड्स द कंपनी, anything done beyond MOA will be treated as null and void. So company cannot do beyond MOA. याद रखना, AOA क्या है? इंटरनल बाइलॉज है, रूल्स रेगुलेशंस है जो कंपनी फॉर्म करती है। नंबर 2, सेक्शंस लिख सकते हो 256 या 25। नंबर नेक्स्ट, इसमें रहता क्या है सर? इसमें पावर, इसमें क्या रहता है? अपना खुद का रूल्स ऑफ द कंपनी। ये सुनो, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात करूँ ना तो सबसे एक चीज़ आना चाहिए इसमें, कंपनीज एक्ट। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस हमेशा कंपनीज एक्ट के तहत ही बनता है। मतलब सबसे बड़ा जो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया है ना, बाइबल हो गया, वो कॉमन लॉ हो गया। कॉमन लॉ के अंदर ही हम इनकॉर्पोरेशन चीज सीखते हैं। तो याद रखना, कंपनी लॉ के हिसाब से ही एमओए बनना चाहिए। और एओए किसके हिसाब से बनना चाहिए? एओए तो भैया दोनों के हिसाब से। मतलब सर एओए जो होगा ना वो दोनों के हिसाब से बनना चाहिए, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी और एमओए के हिसाब से। इसलिए बोलते हैं ये दोनों का सब ऑर्डिनेट है। क्या है? ये दोनों का सब ऑर्डिनेट है। इट इज सब ऑर्डिनेट टू कंपनीज एक्ट, इट इज सब ऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट एंड द मेमोरेंडम टू। यस और नो? यस और नो बेटा, ध्यान समझना। सर कुछ भी काम अगर कंपनी करती है एमओए के ऊपर, दैट इज एब्सोल्युटली वॉइड। वॉइड का मतलब माना नहीं जाएगा कंपनी ने किया है, वॉइड का मतलब माना नहीं जाएगा कंपनी ने किया है। ठीक है, ये सुनो, ये भी नहीं माना जाएगा। लेकिन लेकिन एओए को रेटिफाई भी कर सकते हैं, बाद में अप्रूवल लेके ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन एमओए में अगर आपको कुछ अलग हटके करना है तो पहले एमओए को ही ठीक करिए, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस को ही ठीक करिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आप लीजिएगा, 1 मिनट के आसपास का डिस्कशंस आप करेंगे, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी। चलिए सो वंस अगेन फटाफट आ चाहिए। तो सर इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या और पढ़ सकते हैं? यस, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कंपनी और मेंबर अलग क्यों हैं। ठीक है, तो इसमें सैलमन वर्सेस सैलमन का केस लिखना मत भूलना। सैलमन वर्सेस सैलमन पढ़ाया गया आप लोगों को। ठीक है, फटाफट आ जाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एवरीवन। जल्दी 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 जल्दी। यस, चलेगा चलेगा चलेगा। तो चैप्टर 2 का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। तो सर यहाँ पे क्या लिखना है सर? कंपनीज इन द आइज ऑफ लॉ सेपरेट एंटिटी, है ना, बिकॉज मेंबर्स आर डिफरेंट एंड कंपनीज आर डिफरेंट एंड कंपनी विल ओन देयर ओन प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम। अपने ही नाम पे वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ठीक है, अपने नाम पे रखते हैं। और कंपनी का लायबिलिटी कंपनी का होता है, शेयरहोल्डर्स का लायबिलिटी शेयरहोल्डर्स का होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ ऐसे बयां करने वाले हैं। और इसमें एक केस लिख देंगे, सैलमन वर्सेस सैलमन का केस, जो आपको पता था। ठीक है, तो एक पैराग्राफ काफ़ी है यहाँ पे सर। हाँ हाँ, वेरी गुड, काफ़ी है। तो सर में क्या लिखना है? कंपनी सेपरेट लीगलिटी में है क्या? हाँ है। डिस्टिंक्ट है क्या? डिस्टिंक्ट है। कैसे है वो आपको समझा देना है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। समझ में आ रही है क्या? जल्दी से बोलने का और समझने का, जल्दी से। ठीक है ना? तो सर क्या क्या लिखना है? कंपनी अलग है, नंबर 1। कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नंबर 2। कंपनी खुद भी केस कर सकता है और किसी और को भी केस, खुद भी कंपनी को कोई केस कर सकता है, ये सुनो, और कंपनी भी किसी को केस कर सकता है। याद रखना मेरी बात को, ये सुनो एवरीवन। अरे चलिए, ठीक है, ये पढ़ लेंगे नेक्स्ट। लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल कब लिफ्ट होता है सर? और अच्छा, कॉर्पोरेट विल होता क्या है? कॉर्पोरेट विल होता क्या है? क्या है? कॉर्पोरेट शील्ड है, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, जो कि मेंबर्स को बचा कर रखता है लायबिलिटी से। लेकिन मेंबर्स फिर नहीं बचते जब ये लिफ्ट हो जाता है, मतलब
पर्दा उठ जाता है। तो कब कब हो जाता है, मैंने कल की क्लास में समझाया था, प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अगर आपने गवर्नमेंट का पैसा टैक्स का चोरी करने का ट्राई किया है, टैक्स चोरी करने के मकसद से कंपनी बनाए हो, तो उस केस में पर्दा उठ जाएगा। फ्रॉड किए कर रहे हो क्रेडिटर्स के साथ, क्रेडिटर्स से कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो पर्दा उठ जाएगा सर। सुनो, यस और नो एवरीवन, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। मतलब ये पापों का लिस्ट है बेसिकली, पापों का लिस्ट। तो इस पाप में अगर फॉल करते हो तो पर्दा उठ जाएगा। पर्दा उठने का मतलब क्या है, जो मेंबर्स हैं सील्ड के पीछे वो लाइबल हो जाएंगे, जो मेंबर्स हैं सील्ड के पीछे वो लाइबल हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है हमारा, यस और नो। तो सर अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। सर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यस, मेमोरेंडम आर्टिकल्स हो गया, डिफरेंसेस। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेवेंस टू मेमो एमओए एंड एओए, जो बच्चे क्लास करे तो उनको पता होगा आंसर इसका। अभी कंपनी सिटीजन है कि नहीं, क्या कंपनी सिटीजन है? द आंसर इज नो। कंपनी इज अ नॉट अ सिटीजन। सिटीजन वर्ड इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल। वी आर इंडिविजुअल, वी विल बी नोन एज सिटीजन। बट कंपनी को हम लोग सिटीजन तो नहीं बोल सकते। हाँ, कंपनी को हम लोग डोमिसाइल के हिसाब से बोल सकते हैं, रेसिडेंट बोल सकते हैं, ये सब चल सकता है। लेकिन the word citizen is only for the individuals, ये एग्जाम में लिख के आएंगे। इवन सिटीजनशिप एक्ट इसको बोलता है डिसअलाउड। तो ये देख लेना, दिस इज बिकॉज सिटीजनशिप एक्ट है ना, एक्सक्लूड करता है कंपनी को। तो सिटीजनशिप एक्ट भी एक्सक्लूड करता है। और सिटीजन का डेफिनेशंस अगर हम पढ़ते हैं आर्टिकल संविधान के हिसाब से, तो वहाँ पे सीखने को मिलता है कैसे बनते हैं। अगर आपका जन्म हुआ, आपका जन्म नहीं आपके पापा का, आपका मम्मी का, तो भैया आप स्टूडेंट्स कहलाते हो। तो ये सब चक्कर है सर। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनने का चांसेस है यहाँ से कि शेयर होल्डर्स एक ओनर है क्या ट्रूली, या पार्ट ओनर है। देखो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो हम लोगों ने इसका फीचर समझा है सेपरेट लीगल एंटिटी का। क्या समझा है? सेपरेट लीगल एंटिटी का। ये बात हमने फटाफट समझने का ट्राई करा है, रिवीजन चल रहा है क्विकली। तो सब सेपरेट एंटिटी का बात करते हैं, तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेगा, वो तो हमारा नहीं होगा, शेयर होल्डर्स का तो नहीं होगा बच्चा, ठीक है, शेयर होल्डर्स का तो नहीं होगा। लेकिन लेकिन क्या उसको हम पूरा ओनर ही बोलते फिर? द आंसर इज नो। शेयर मतलब पार्ट ओनर हो गया, नॉट कि कंपनी का एसेस मेरा एसेस हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। एक कौन बोल रहा है? ये क्वेश्चंस में हमें लिखना है। तो शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स, दे आर नोन एज पार्ट ओनर्स। अब ये बोल सकते हो, बिकॉज कंपनीज हैव अ देयर ओन राइट। जैसे ही कंपनी बनता है ना, इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, तो अपने आप से रख सकता है एसेट्स एंड ऑल। चलेगा सर। इस हिसाब से हमने लगभग आपको बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पे कर लिए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए। फटाफट देख लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको कवर करके अच्छे से जाने हैं। और ठीक है, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन बता दूंगा, मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस। देखिए, इस चैप्टर्स में हमें प्रोस्पेक्टस वाली बातें भी पढ़नी है। प्रोस्पेक्टस समझते हो ना? प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब कभी भी कंपनी शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, सिक्योरिटी इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में अलग अलग टाइप्स होते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस। इन सब चीज़ों को पढ़ के जाएंगे, क्लासेस में करवाया गया है आपको, इसको अच्छे से कर लेंगे आप, ठीक है ना। इसके अलावा एवरीवन, रेड हेरिंग हो गया, सेल्फ प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ फटाफट। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस करवा दिया गया है क्लास में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस आपके समक्ष रखा गया था पहले भी, फटाफट देख लेते हैं। बोलो जल्दी। उस पे यस, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस का टॉपिक है बेटा। प्रोस्पेक्टस में आ जाओ फटाफट। चलो, शेयर सर्टिफिकेट का टॉपिक एक बार थोड़ा सा देख लो तुम लोग। शेयर सर्टिफिकेट, देखो, टाइम लाइन फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, टाइम लाइन इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये थोड़ा अनकॉमन टॉपिक है, इसको थोड़ा पढ़ के जाएंगे हम लोग। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का टाइम लाइन क्या होता है सर। अगर मेमोरेंडम के थ्रू आपका मेंबरशिप आ रहा है, शेयर होल्डर्स बन रहे हो, मेमोरेंडम क्या होता है सर उसमें आपको पता है ना, उसके 7 क्लॉजेस क्या होते हैं। 7 क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट ना, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, याद है?
याद है, विच कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। सेकंड, फिर कैपिटल ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, है ना, लास्ट में सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो ये सब क्लॉजेस भी लिख के आना, याद रखना क्लॉजेस को भी, ठीक है। तो भाई मेमोरेंडम के थ्रू अगर तुम जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज होती है ना लास्ट में, तो उस समय हमारा नाम रहता है प्राइवेट में 2 लोगों का पहला, और पब्लिक में 7 लोगों का। तो भाई वो नाम से कंपनी बन गया अभी, तो उसको 2 महीने के अंदर क्या कर दो, शेयर सर्टिफिकेट दे दो, शेयर सर्टिफिकेट उसको अलॉट कर दो, शेयर सर्टिफिकेट उसको अलॉट कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। एक सेकेंड, फटाफट आ जाइए सबको, सुनिए। ये देखिए प्रोस्पेक्टस का टाइप्स हो गया, ये सबसे पहले भी समझाया था आप लोग, क्या प्रोस्पेक्टस आपको दिखा दिया था अभी मैंने। तो ये टाइमलाइन याद कर लोगे, 2 महीना। अलॉटमेंट, जो शेयर्स देते हैं ना उसको अलॉटमेंट का समय बोलते हैं। अलॉटमेंट में हमें 2 महीने के अंदर शेयर्स देने हैं, ठीक है। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ट्रांसफर्स क्या होता है सर, ट्रांसफर होता है जब आप जीवित रहते हुए अपना शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर करते हो। ट्रांसमिशन क्या होता है, मरने के बाद तुम्हारे लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको ट्रांसमिशन। उन सिनेरियोज में मेरी बातों को ध्यान से समझना, आराम से समझना हो एवरीवन। तो इन सिनेरियोज में आपको बता दूं, आपको समझा दूं कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। आपको 1 महीने के अंदर दे देना है। लॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स 6 महीने का टाइम है। और अभी इसके टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस फटाफट देख लेंगे, है ना। सिंपल शब्दों में लिखवाया गया, बहुत इजी तरीके से, इतना कम से कम याद रखोगे तो आप आंसर्स फ्रेम और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आप ब्लैंक नहीं होगे। पहला रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस, रेड है, इसमें क्या डिटेल्स रहता है सर, देखो ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस से पहले इशू किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम आंसर में लिख सकते हैं कि आफ्टर रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस वी विल इशू फाइनल प्रोस्पेक्टस। एक लाइन ऐसे मिल गया तुमको, है ना। आफ्टर इशूइंग दिस प्रोस्पेक्टस वी विल इशू अनदर प्रोस्पेक्टस, दैट इज फाइनल प्रोस्पेक्टस। दैट मीन्स इट इज इनकम्प्लीट का, हाँ द आंसर इज इनकम्प्लीट। वाई, बिकॉज इसमें इनकम्प्लीट क्यों है, बिकॉज में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं नहीं पता। इसमें बस इतना लिखा है मुझे इतना पैसा चाहिए और प्राइसिंग फिक्स करना है। तो इसको हम लोग ना बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू प्राइस आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ प्राइस आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म्स। तो 2 लाइन वैसे हो गया, समझ में आ रहा है। तो अब पहला लाइन क्या बोला, ये इट्स अ काइंड ऑफ, इसके बाद विल इशू फाइनल प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये सुनो, तो सर ये 2 लाइन ऐसे लिख ले आप। अब यहाँ पे देख लो, ये कब कब करते हैं, आईपीओ में करते हैं, एफपीओ में करते हैं, फाइल बिफोर द फाइनल प्राइसिंग, फाइनल प्राइसिंग, है ना। इट डज नॉट कंटेन द प्राइस एंड क्वांटिटी, क्या लिखोगे, इट डज नॉट कंटेन द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द शेयर्स, बिकॉज इसको हम लोग प्राइस आइडेंटिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। इसी के थ्रू हम लोग प्राइसिंग निकालते हैं, है ना। सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक बार बनाया सेल्फ में रख दिया, एक बार बनाया सेल्फ में रख दिया, 1 साल का वैलिडिटी हुआ, 1 ईयर का वैलिडिटी हुआ, ठीक है। लार्ज कंपनी करते हैं ताकि वो समय बचा सके, कॉस्ट बचा सके, बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल, प्रोस्पेक्टस बना के हमको परमिशन लेना पड़ता है, मतलब अप्रूव करवाने पड़ते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को भेजना पड़ता है, सेबी को भेजना पड़ता है। तो भैया वो सब चीज़ हमको फॉर्मली नहीं लगेगा, अभी ऐसे ही करवा दो। एवरेज एप्लीकेशन के साथ ही कुछ की वर्ड्स, कुछ की फीचर्स हम लोग डाल देते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन्स समराइज वर्जन ऑफ द फुल प्रोस्पेक्टस। देखो शेयर होल्डर्स ना बुक नहीं पढ़ पाता, तो भैया एक समराइज इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एक मोटा मोटी जानकारी मिल जाए, इसमें क्या क्या है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। सो डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल, है ना, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट। और प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन तुम सुनोगे ना तो मजा आ जाएगा भाई, क्या बोलता है, एनीथिंग विच इज इशूड एज प्रोस्पेक्टस इज प्रोस्पेक्टस, इट इंक्लूड सर्कुलर्स, एडवर्टीजमेंट, याद है सबको, सेल्फ, रेड हेडिंग। तो ऐसे करके प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन लिख कर आओगे एग्जाम में, मेरी बातों को ध्यान से समझना एवरीवन, ठीक है। प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, यस और नो फटाफट बोलिएगा। देखो ऑफर फॉर सेल प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस बता दिया गया, ठीक है। आप लोगों को डिटेल्स में नहीं पढ़ने हैं, सो डोंट वरी, एकदम इजी रहेगा। तो प्रोस्पेक्टस मींस व्हाट, एनी डॉक्यूमेंट व्हिच इज इशूड एज प्रोस्पेक्टस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। तो सर ये हो गया। और क्या हमें लगना चाहिए इस वाले पार्ट से, हाँ मिस स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है बेटा, मिस स्टेटमेंट वाला। तो मैं थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पे कुछ लिखवा दूँ शॉर्ट में, ताकि तुम लोग फटाफट यहाँ पे चीज़ों को समझ सको। प्रोस्पेक्टस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ मिस स्टेटमेंट वाला पॉइंट को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए
पहले पूछता है व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं और इसमें है क्या मिस स्टेटमेंट। जल्दी से फटाफट आ जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एवरीवन। चलो, ये सब सो गया क्या माधव? ठीक है, प्रोस्पेक्टस में आ जाओ जल्दी से। यस, तभी तो चालू हुआ है। तो यस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इस चैप्टर से, प्रोस्पेक्टस का मिस स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। देखो, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान समझना। मिस स्टेटमेंट मतलब आप इस प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस जनरली क्या होता है कि कंपनी के बारे में डिटेल्स, कंपनी इस इशू ऑफ शेयर क्यों कर रहा है, मतलब इसमें कंपनी का हिस्ट्री, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ना, कंपनी के बैलेंस शीट्स, सारे लीगल इन्फॉर्मेशंस भी रहते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस भी रहते हैं, कंपनीज के अबाउट भी रहते हैं। अब मिस स्टेटमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट है, देखो इस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, तो इस प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स सही होने चाहिए। अगर मिस स्टेटमेंट हुआ तो व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट का मतलब लिखोगे एन अनट्रू स्टेटमेंट। क्या लिखोगे? एन अनट्रू स्टेटमेंट। तो बहुत सिंपल शब्दों में आप एक लाइन लिखोगे, अनट्रू स्टेटमेंट। या सर इसके अलावा नंबर टू, स्टेटमेंट आपने छुपाया है, तो याद रखना आप ओमिशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, ओमिशन, ओमिशन ऑफ अ मैटेरियल फैक्ट, छोटा मोटा बात नहीं, ऑफ अ मैटेरियल फैक्ट, ऑफ अ मैटेरियल फैक्ट, तो कोई छोटा मोटा बात नहीं, बड़े बड़े बात आप छुपाए हो। मैटेरियल का मतलब क्या होता है? बड़ा, जिससे क्या होगा, विच इज लाइकली टू मिसलीड द इन्वेस्टर्स, है ना। तो याद रखना, which is likely to mislead, which is likely to, which is likely to mislead the investors everyone। याद रखना, mislead the investors। अब या influence the investors, mislead the investors, मेरी बातों को ध्यान समझना। तो इसमें क्या होगा, ये चीज पाप माना जाता है, ये चीज क्या माना जाता है? पाप। तो मतलब अनट्रू स्टेटमेंट होगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है, मिसलीड इंफॉर्मेशन हो सकता है, ये सब चीज हमारा यहाँ पे आता है। सर इसके कंसिक्वेंसेस एग्जाम में तो क्या बनता है, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, इतना बात नहीं लिख सकते क्या? और फिर पूछता है कंसिक्वेंसेस क्या होगा, क्या पूछता है? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इस मिस स्टेटमेंट का रिजल्ट्स क्या होगा, क्योंकि मिस स्टेटमेंट के कारण बहुत बड़ा पाप हो सकता है। जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन छुपाया, हमने पैसा लगाया, हमारा पैसा डूब भी सकता है सर, हमारा पैसा डूब भी सकता है सर। इन सिनेरियोज में बेटा ध्यान समझना, मेरी बातों को आराम समझना। कंसिक्वेंसेस क्या बोला जाता है, हु इज लाइबल फॉर दैट, हु इज लाइबल फॉर दैट? द आंसर इज एवरीवन। कंसिक्वेंस दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं, एक को सिविल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? एक को सिविल लाइबिलिटी बेटा, क्या बोलते हैं? सिविल लाइबिलिटी। एक को बोलते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। यस सुनो, सिविल लाइबिलिटी मतलब दो तरीके से, आप सिविल लाइबल हो मतलब नुकसान का हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आप पे अप्लाई हो जाएगा। तो याद रखना इसमें दो सेक्शंस काम करते हैं, सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर क्या, 35, और सेक्शन नंबर 34 काम करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे पूछा जाएगा हु विल बी लाइबल, हु विल बी लाइबल, हु इज लाइबल एवरीवन। यहाँ पे लाइबल कौन हो सकता है? याद रखना, यहाँ पे लाइबल कंपनी खुद हो सकता है, कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं बेटा, ध्यान समझना। कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रोमोटर्स हो सकते हैं, प्रोमोटर्स कंपनी के हो सकते हैं, है ना। अगर कोई एक्सपर्ट है, उसका कुछ ओपिनियन यूज किया गया है और वो ओपिनियन गलत है, तो याद रखना वो भी हो सकता है। ये सुनो, करेक्ट है। और लाइबिलिटी किसको होगा सर, किसको होगा बताओ ना? टू हुम, टू हुम, याद रखना यहां पर क्या लिखना है, इन्वेस्टर्स हु सफर्ड द लॉस, इन्वेस्टर्स
हु सफर्ड द लॉस, हु सफर्ड द लॉस, ठीक है। यस नो, मतलब कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन। सेंटेंस बना लो क्या, जल्दी बोलना। सिविल लाइबिलिटी, सर व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस में लिखोगे दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इट फॉर्म सिविल लाइबिलिटी एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी सेक्शन सेज कि हु इज लायबल, द कंपनी, डायरेक्टर, एक्सपोर्ट, एवरीवन विल बी लायबल फॉर दैट to whom investors who have faced the losses, so to compensate them we have to impose these penalties or those fines to the parties, that is involved parties। याद रखना मेरी बातों को, यस और नो एवरीवन, वेरी वेरी गुड। ये सुनो, अगर क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करूं तो यहां तक याद रखना भाई, 10 साल का सजा भी हो सकता है, और जितना फाइन आपने, जितना आपका ये फ्रॉड इन्वॉल्व है उतना पैसे का फाइन भी लग सकता है। मान लो तुम्हारे इस फ्रॉड में 1 करोड़ का हाथ था, तो 1 करोड़ तो देना ही है तुमको, और 1 करोड़ का फाइन तुमको देना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और मैं अगर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चैप्टर से हम लोगों ने everything is done completely, everything is done completely। तो चैप्टर नंबर 1 and 2 is finished, चैप्टर नंबर 1 and 2 is very very much finished। समझ में आ गई मेरी बात, जल्दी से बोलिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट कैटेगरीज में, जिसको हम लोग चैप्टर 3 बोलना चाहते हैं। तो भाई चैप्टर 3 इन द सेंस मैं कॉर्पोरेट मीटिंग का चैप्टर बता दूं, ये चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखना, सबको ध्यान से समझना। ये चैप्टर बनता है तुम्हारा कॉर्पोरेट मीटिंग का चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 बनता है, ठीक है। कौन सा चैप्टर बनता है सर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो चैप्टर 5 से मीटिंग्स के बारे में। मीटिंग्स 3 तरीके की होती है, एक होता है क्या, कौन सी मीटिंग, एक होता है क्या, कौन सी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग, क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग बेटा, क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, AGM किसको बोलते हैं, साल में एक बार होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, सर कब कब करने होते हैं, याद है। तो ये सब टॉपिक आप एग्जाम में करके जाएंगे, ये सब टॉपिक आप एग्जाम में करके जाएंगे। यस और नो, जल्दी से बोलिए ना, फटाफट बोलिए ना, यस और नो गाइस, ध्यान से समझिएगा, क्लियर है क्या। चलो, तो सर इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इस चैप्टर में क्या क्या बात आपको पढ़ना है अच्छे से, प्रॉक्सी पढ़ के जाना, प्रॉक्सी। और यस ये वाला देख लो, टाइप्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस पढ़ के जाओगे। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या होता है सर, दादा, यस डेफिनेशन नहीं आएगा, दादा, दादा मतलब डी फॉर डिविडेंड, डी फॉर डायरेक्टर्स, ए फॉर अपॉइंटमेंट्स, ए फॉर एनुअल अकाउंट्स, ठीक है, और ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, ये सुनो। तो सर ये हो गया कहानी इसमें। तो फिर से फटाफट देख लो सर, ऑर्डिनरी बिजनेस 4 तरह के होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, और डिक्लेरेशन के साथ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, और सबसे पहला बात क्या था, कंसिस्टेंस ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एक्स्ट्रा। और इन सभी को छोड़कर सबको क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस मैटर बोलते हैं सर। ये बात आप पढ़ के जाएंगे। सर आगे मीटिंग प्रॉपरली कन्वेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ तो ठीक है पढ़ ली होगी आप लोग। फिर मैं एक चीज़ बता दूं फटाफट तुम लोगों को, सर ये वाला जो बात है कोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरम आपको पढ़ के जाना है बेटा, कोरम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कोरम का मतलब क्या होता है सर, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द मीटिंग, minimum number of person required to present in the meeting so that the meeting properly convened, meeting properly convened, yes or no, so that meeting properly convened, मीटिंग प्रॉपरली हो सके, स्टार्ट हो सके, इसके लिए ध्यान से समझना है मेरी बातों को कि क्या करना है आपको। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर आ जाएंगे तो मीटिंग चालू कर दे, दो, और दो मतलब पर्सनली प्रेजेंट, प्रॉक्सी नहीं, पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट। ठीक उसी तरह पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है बेटा कि उसके मेंबर्स कितने हैं ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग। मतलब पब्लिक कंपनी के मीटिंग में प्रॉक्सी कितना आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग, डेट ऑफ द मीटिंग, जब ये मीटिंग हो रहा होगा उस दिन में कितने मेंबर है। तो दिखा हुआ देखो, अगर हमारे पास उस दिन
अप टू 1000 मेंबर है, अप टू 1000 मेंबर है, कितने, अप टू 1000 मेंबर है उस दिन मेरे पास, अप टू कितने 1000, तो 5 आ जाए काफ़ी है, 5 आ जाए काफ़ी है, ठीक है। और 1000 से ऊपर है, 5000 तक है तो 15, और 5000 से ऊपर है 30, तो मैं शॉर्ट में 5 15 30 क्या बोल रहा हूँ, 5 15 30, वन सेकेंड रिपीटिंग, 5 15 30। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना आप सभी को, अप टू 1005, 1000 टू 5015 एंड मोर देन 5000 इज 30, सो दैट इज द नंबर ऑफ कोरम का लिमिट। ये आप पढ़ के जाएंगे। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना है। प्रॉक्सी विल नॉट बी काउंटेड एज कोरम, प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होता है सर। प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक, प्रॉक्सी वोट देता है सौ ऑफ हैंड से, क्या नहीं, बाई पोल से देता है वोट, ठीक है, याद रखना। तो ये सब चीज याद रखिएगा प्रॉक्सी के बारे में। सर रेजोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल मेजोरिटी, एंड स्पेशल मतलब 3/4 दैट इज 75% वोट्स मस्ट बी इन फेवर, ठीक है। और कभी कभी रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस होता है, चलेगा। नेक्स्ट सर नोटिस, मीटिंग अटेंड करने के लिए, मीटिंग को नो हम लोग को शेयरहोल्डर्स को देना पड़ता है कि भैया आइए आप लोग, तो कब दें, बोला 21 क्लियर डेज के पहले दीजिएगा, क्या दीजिएगा, 21 क्लियर डेज के पहले दीजिएगा, 21 क्लियर डेज के पहले दीजिएगा। शॉर्टर नोटिस का प्रावधान है, वो है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है, सेक्शन कंपनी के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस समझते हो, व्हाट आर द शॉर्टर नोटिस एवरीवन, 95% जो हमारा बोलते हैं ना कि मेंबर्स जो आने वाले हैं वो लोग रेडी हो गए, तो हम लोग ये 21 डेज के जो रूल्स है ना उसको फॉलो नहीं भी करेंगे चलेगा, मतलब हम लोग 3 4 5 दिन 6 दिन 7 दिन का नोटिस भी दे सकते हैं। अगर 95% मेंबर्स इंटाइटल टू वोट होगा, जो आने वाले हैं वो एसेंट दे दिए अपना, कंसेंट प्रायर दे दिए, है ना, कि भैया मैं आ रहा हूँ, तो भैया दे, अब जिसका मीटिंग हो रहा है वही अलाउड कर रहा है, तो अपने को कोई चाप ही लेना है क्या, कोई भी चाप नहीं लेना है भैया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन एग्जाम्स के लिए बनता है। तो सर इसके अलावा आपको मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक में हमारा ये हो गया। वोटिंग कैसे होते हैं, शो ऑफ हैंड से होते हैं, पोल से होते हैं, पोस्टर बैलेट से होते हैं, ई वोटिंग से होते हैं, है ना। उसका सेंटेंसेस फॉर्म कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसे ऐसे हमारा वोटिंग्स होता रहता है सर, ठीक है सर। तो सर कॉर्पोरेट मीटिंग में टाइप्स ऑफ मीटिंग हो गया, अच्छा शेयरहोल्डर्स मीटिंग हो गया, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का भी कोरम होता है, याद रखना। जो बोर्ड मीटिंग होता है ना उसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आने चाहिए, ये सुनो, तो 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, याद रखना। तो सर ये डिस्कशन हमारा यहाँ पर हो जाता है समाप्ति की तरफ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 भी आप ऐसे पढ़ के जाओगे और सुनोगे, इसमें ना रेजोल्यूशंस ड्राफ्टिंग, मिनट्स ड्राफ्टिंग थोड़ा देख कर जाओगे आप लोग। मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर, ध्यान समझना मेरी बातों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा दूं, फटाफट सुन लो। सर यहाँ पर ना आपको बोर्ड मीटिंग का नोटिस कैसे बनता है, बोर्ड मीटिंग्स का नोटिस ड्राफ्टिंग करके जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे फॉर्मेट, ठीक है। ये सुनो, बोर्ड मीटिंग का नोटिस बहुत ज़रूरी है, रेजोल्यूशंस ड्राफ्ट करना, रिजोल्यूशंस ड्राफ्ट करना, ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना। मैं आपको एक बार डायरेक्टर का चैप्टर लेके जाना चाहता हूँ, जनरल मीटिंग का चैप्टर ये रहा, यस और नो, यस यहाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। नोटिस, ये है जनरल मीटिंग का नोटिस, जनरल मीटिंग का नोटिस है क्या, हाँ ईजीएम का नोटिस है। तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस एक आप कर लीजिएगा, हम आपको ईजीएम का नोटिस दिखा दे रहे हैं। ईजीएम का नोटिस, कंपनीज का नाम लिखोगे, सिन नंबर लिखोगे, सिन नंबर अगर लिखना है तो 21 डिजिट का लिखना, नहीं तो ब्लैंक छोड़ के आना। रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस तुमको जो समझ में लिख लेना, ईमेल आईडी जो होगा बना लेना, वैसे करेक्ट है। तो ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मेट को देखो, प्रैक्टिस पक्का से पक्का करके जाओगे, नोटिस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ड्राफ्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो notice is hereby given that the extraordinary general meeting of the company will be held and and day date time place, day date time place क्या, day date टाइम प्लेस, ये लिख दोगे। क्या मैटर डिस्कस होना है, स्पेशल बिजनेस आइटम नंबर 1, एग्जाम्पल आइटम नंबर 1, और एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना,
तो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना, तो इसमें हम ना नोटिस में तुमको रेजोल्यूशन सिखाते हैं। रिजॉल्व दैट, है ना, ये सब लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। इन परसुएंट टू द एप्लीकेबल, रिजॉल्व दैट तुम लोग सिंपल लिखना एज पर एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ द एक्ट, एज पर एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ द एक्ट, सेक्शन ऑफ द एक्ट, याद नहीं होगा सेक्शन कोई बात नहीं, दो है ना, ऑफ द एक्ट, है ना। हम लोग क्या किया, बी एंड हैज बाय अकॉर्डेड, कि हम लोग शिफ्ट कर रजिस्टर ऑफिस। सो वन सेकंड लिख रहा हूँ समझा के तुम लोग को। रिजॉल्व दैट ऐसे लिखोगे, रिजॉल्व दैट एज पर सेक्शन, या नहीं याद है सेक्शन, तो एज पर एप्लीकेबल सेक्शन, एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कोई भी एक एजेंडा लिख देना 2013। इसमें क्या था, चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस, एक जगह से दूसरी जगह, तो ठीक है, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है, बी एंड इज हेयर बाई चेंज्ड, ठीक है, टू दिस प्लेस टू दैट प्लेस, फुल स्टॉप करके बंद कर देना। प्रैक्टिस के लिए ये आप देख लो। उसके बाद रिजॉल्व फॉर द डैट, एक डायरेक्टर्स को पॉइंट करेंगे कि भैया सारा ड्यूटी ये निभाएगा। तो रिजॉल्व दैट बोर्ड डायरेक्टर्स बी एंड इज हेयर बाई ऑथराइज टू एग्जीक्यूट साइन प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द एबव बिजनेस मैटर। तो ऐसे करके आप लिख दोगे। 2 बार से 3 बार इसको देख के प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सिंपल है, पहले ये वाला ब्लैक पेन से लिख लेना, फिर ये पॉइंट्स लिख देना, स्पेशल बिजनेस लिख देना मैटर। तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग की जगह कुछ और भी लिख सकते हो। तो तुम इसको ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि स्पेशल बिजनेस मैटर है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना जरूरी है रीजंस के साथ। स्पेशल बिजनेस मैटर में इसे 10 मार्क्स का आता है क्या? हाँ 10 मार्क्स का आता है। जब कभी स्पेशल बिजनेस करते हैं ना, तो हमें स्पेशल बिजनेस के रेजोल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ता है सेक्शन नंबर 102 के तहत, कि ये क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट्स है, इसको प्रैक्टिस करके जाओगे तुम एनीथिंग एल्स कर सकते हो। बोर्ड मीटिंग का नोटिस बहुत सिंपल होता है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस भी बना लोगे। नोटिस इज गिवन दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड इन द प्लेस, ठीक है, टू डिस्कस द फॉलोइंग बिजनेस मैटर, लिख देना बिजनेस मैटर, और योर फेथफुली करके दे देना, योर सिंसियरली करके CS साइन करके दे देगा नोटिस को। तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे ड्राफ्टिंग, बिकॉज ड्राफ्टिंग अभी सिखाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा। तो सर ये बातें हो गई सर, इसके अलावा सर क्या बातें हो सकती है एग्जाम्स के लिए सर? इस चैप्टर के लिए मुझे लगता है ये चीज़ें खत्म हो गई। डायरेक्टर्स का चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। डायरेक्टर का चैप्टर्स आप थोड़ा सा ट्राई करें, डायरेक्टर्स के टाइप्स पढ़ के जाइएगा। रेसिडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन्स डायरेक्टर्स, ठीक है, वुमेन डायरेक्टर्स के रोल क्या हो सकते हैं, वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्या होता है भाई। वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट 100 300 याद है, पेड अप से कैपिटल 100 करोड़, टर्नओवर 300 करोड़, लिस्टेड कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। तो ये सब आप डायरेक्टर चैप्टर से करके जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने मोरलेस काफ़ी जगह से इसको कवर कर लिया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट से बात करूँ तो फटाफट एक बार सभी को बता दूं ध्यान से। चलिए दिखाते हैं अपन को। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5 का डिस्कशन। पोस्टर बैट पढ़ के जाओगे, प्रॉक्सी बता दिया आपको, और रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके जाओगे। चैप्टर नंबर 4 में एक बात है, हम लोग सुनेगा। चैप्टर 4 मैंने कवर कर दिया था क्लासेस में, बहुत सारा डिस्कशन होगा था। चैप्टर 4 में क्या क्या बात है आपको अच्छे से पढ़ना है। शेयर्स वर्सेस स्टॉक का डिफरेंसेस करके जाओगे, ये सुनो। इसके अलावा मुझे लगता है बाईबैक अगर देख पाओ तो अच्छी बात है। बाईबैक करने के 2 रास्ते, शेयर होल्डर्स के और बोर्ड के रास्ते याद करना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ई शॉप पढ़ के जाओगे आप लोग, ई शॉप पढ़ के जाओगे, ई शॉप पढ़ के जाओगे, ठीक है। ये सब टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। डिवेंचर्स का टॉपिक पढ़ लेना, ये सुनो, डिवेंचर का टॉपिक पढ़ लेना। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में एवरीवन। ये थोड़ा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ध्यान समझना, आराम से समझना, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलेगा आराम से। तो ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाओगे, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस, ठीक है। DVR ऑफ शेयर्स अगर पढ़ के जाओ तो अच्छी बात है।
अगर मैं फिर अब दूसरे चैप्टर का बात करूं आपसे, तो जैसे कि चैप्टर नंबर 3 है आपका, जिसमें हम लोग डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन के बाद पढ़ के जाओगे, ठीक है। इसके अलावा की मैनेजर पर्सन, की एम पी किसको बोलते हैं? सीईओ, सी एफ, एम डी, सीईओ, मैनेजर, इनमें से कोई एक रहता है, ठीक है। एम डी, सीईओ, मैनेजर, इनमें से कोई एक रहता है। दूसरा कंपनी सेक्रेटरी, तीसरा सीएफओ, चौथा होल टाइम डायरेक्टर, पांचवा एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। ये आप पढ़ के जाओगे अच्छे से, याद रखना। इसके अलावा सर आपके एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है विमेन डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन डायरेक्टर का क्राइटेरिया, विमेन डायरेक्टर का क्राइटेरिया आपके एग्जाम में बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो सर विमेन डायरेक्टर क्राइटेरिया बहुत सिंपल है ना। लिस्टेड कंपनी हुआ तो उसमें कम से कम एक विमेन चाहिए। नंबर टू, अदर पब्लिक कंपनी हुआ जो कि लिस्टेड इन नहीं है बट अदर पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन में आ रहा है, तो अदर पब्लिक कंपनी होने में दो क्राइटेरिया याद रखना। 100 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल और 300 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है। और तब भी आपको एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ सकती है क्या? द आंसर इज डन। सर हु कैन अपॉइंट? अपॉइंटमेंट जनरली किसके साथ होता है? अपॉइंटमेंट बाई शेयर होल्डर करते हैं, बाई शेयर होल्डर्स करते हैं, ठीक है। बोर्ड कभी कभी करता है बट शेयर होल्डर से अप्रूवल लेता है बाद में फिर, ठीक है। ये याद रखना ध्यान से। अब इसके रोल पूछ सकते हैं, ये क्या कर सकती है? ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगी, जैसे डायरेक्टर सारे करते हैं, इनको भी वही करना है ना। ये गुड गवर्नेंस को इंश्योर्स करेगी, ट्रांसपेरेंसीज का देखेगी, प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये कुछ नॉर्मल गाने हैं। गुड फेथ में काम करेगी। तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है रोल का। तो ये बनता है। तो मैंने क्या क्या बोला रोल के बारे में, ध्यान समझना फिर से। इसके रोल, इसके रोल में पॉइंट बात करूं तो सर मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग, इन बोर्ड मीटिंग। तो मैंने शॉर्ट में लिखा पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग। ये सुनो, इंश्योर्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस को अच्छे से निभाएगी, है ना। इसके अलावा इंश्योर्स इंटरेस्ट ऑफ द interests of the stakeholders are protected, stakeholders are protected। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ बट बोल रहा हूँ ना। इंश्योर दैट इन इंटरेस्ट ऑफ द ऑल द स्टेक होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड, शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो आप लिख सकते हो मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, है ना, विदाउट टेकिंग एनी अनड्यू एडवांटेज। ये सब पॉइंट्स आप जनरल याद कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो सर हमें लगता है कि हमने इस सब टॉपिक्स को अगर देख के जाए तो हमें सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें डिस्कशंस कर लिया। तो सर फिर से बोलता हूँ, ड्राफ्टिंग आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। ड्राफ्टिंग में आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, 10 में 10 मिल जाएगा। नोटिस किसका? नोटिस एक तो प्रैक्टिस कर लो। ये डब्लू क्यों गया एन की जगह? फिर से लिखता हूँ मैं, नोटिस, नोटिस प्रैक्टिस कर लो। बोर्ड मीटिंग का और जनरल मीटिंग का, ईओजीएम हो या एजीएम हो, कोई दिक्कत नहीं। एजीएम थोड़ा इजी रहता है बिकॉज वहाँ पे तुम 2 पॉइंट तो पक्का दिखा सकते हो। पहला पॉइंट क्या? कंस्ट्रक्शन एनुअल अकाउंट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या? अपॉइंटमेंट वाइटर्स। ये दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई भी दो। सर दूसरा मिनट्स का पूछता है कभी कभी, बट मिनट्स में अभी तुमको बोलूँगा समय मिले तो तुम करना, नहीं तो पहले नोटिस कम से कम अच्छे से कर लो और इसके साथ साथ रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग भी देख लो। तो गाइज इस हिसाब से हम लोग ना इस 1 घंटा सवा घंटा में फास्ट ट्रैक डिस्कशन करते हुए मेजर जो टॉपिक्स था वो कवर कर लिया है। अगर कोई बच्चा
इतने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाता है, तो आई मस्ट से उसका पेपर बहुत बिंदास जाने वाला है, आराम से अच्छा जाने वाला है ना। तो मैंने एम ओ से लेकर डायरेक्टर्स के चैप्टर्स का बात किया, है ना। डायरेक्टर्स के चैप्टर्स में अगर बात करूँ तो थोड़ा सा आप डायरेक्टर्स के होल टाइम डायरेक्टर्स का डिफरेंस पढ़ना, कंपनी सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है ना। हर कंपनी जिसका पेयर स्केल 10 करोड़ के ऊपर होगा उसको एक सीएस रखना जरूरी है, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर्स का बात कर लिया, उसके रूल। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात फिर से करता हूँ, सीएसआर। सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। इसका सेक्शन है 135, सेक्शन नंबर इसका 135 है, जो बोलता है कि अगर 135 अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं गाइज, वो क्राइटेरिया आपको याद करके एग्जाम में जाना है ना। 5 करोड़ का प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर, तो ये सब 500 करोड़ और 1000 करोड़, ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको सेक्शन सीएसआर कंपलसरी है। सीएसआर करने के लिए 2 चीज़ करना पड़ता है आपको, एक 2% का कॉन्ट्रीब्यूशंस करना पड़ता है पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। और सीएसआर कमेटी गठन करना पड़ता है, सीएसआर कमेटी गठन करना पड़ता है। ये सुनो, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसका नोट्स आपको फटाफट निकाल के दिखा दूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस तो। चलिए, सो देखिएगा, कंपनी को कब फॉलो करना पड़ता है, 3 क्राइटेरिया। नेटवर्थ हमारा 500 करोड़ का ऊपर हो गया, और टर्नओवर मान लो मेरा 1000 करोड़ के ऊपर हो गया, और नेट प्रॉफिट 500 करोड़, तीनों में 5 करोड़, तीनों में कोई एक क्राइटेरिया। तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का, नेटवर्थ 500 करोड़ का, टर्नओवर 1000 करोड़ का, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपका टच करता है तो आपको सीएसआर ऑब्लिगेशंस फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा, और यू हैव टू स्पेंड सीएसआर के लिए 2% ऑफ एवरेज 3 इयर्स का प्रॉफिट। तो इन सभी बातों के साथ आपको बता दिया गया क्या क्या एग्जाम्स में करके जाना है। अच्छे से पढ़िए, फटाफट रिवाइज करिए, वीडियोस को ज़्यादा बड़ा नहीं करते बिकॉज आपको पढ़ने का भी समय चाहिए, सो दैट आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर माय साइड एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ इस वीडियोस को फटाफट शेयर करेंगे, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। आप फटाफट इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और फटाफट कमेंट भी करेंगे क्लासेस कैसा लगा। कीप शेयरिंग, कीप केयरिंग एवरीवन, बिकॉज पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।